वंदना फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, वो आ रहे हैं, मुझे तैयार करो, मुझे तैयार होना है। वो मुझे रात भर जगाने वाले हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो आ रहे हैं। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन हंसने लग जाती है और सोचती है, ये पागल भी ना कुछ भी बोलती है, शर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, भाभी के सामने कैसी कैसी बातें कर रही है। जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना बेटा, अब विराट कभी नहीं आएगा, वो हमको छोड़कर बहुत दूर चला गया है। वंदना खुद से कहती है, नहीं, वो आएंगे, मेरी अभी उनसे फोन पर बात हुई है, वो रास्ते में ही है, उन्होंने मुझे तैयार होने को बोला है, मुझे जल्दी तैयार करो। जानकी रजनी से कहती है, लगता है वंदना का दवाई खाने का वक्त हो गया है। तभी उसने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ये अमोदिता कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो पता भी नहीं है कौन सी दवाई देनी है इसे, वरना मैं ही दे देती, अमोदिता ही तो इसे दवाई देती है। रजनी टमाटर पीसते हुए कहती है, वो आती ही होगी भाभी, मैंने आपको बताया था ना, वो युग बेटे के पास गई है, उसने सुबह सुबह उसके लिए पुखली बनाई थी तो वही देने गई है। अरे हाँ, तूने बताया तो था, मैं इस वंदना के चक्कर में भूल ही गई थी। पर वो अकेले क्यों गई, बल्लू काका को साथ ले जाती। भाभी, अगर अमोदिता बल्लू काका को अपने साथ ले जाती तो दिलीप भैया को पता नहीं चलता क्या कि इस घर से युग बेटे के लिए खाना गया था? और यदि उन्हें ये बात पता चल जाती तो आपको तो पता ही है क्या बवाल मचता। उन्होंने तो हमसे मना करके रखा है युग से बात करने के लिए भी, बस हम ही हैं उनसे चोरी चुप के बात करते रहते हैं। हाँ सही कहा, पता नहीं एजी युग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पहले अनुराग भैया से भी ऐसा ही बर्ताव करते थे और अब उनके बेटे से भी, पता नहीं किस बात की नाराजगी है। जानकी और रजनी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है। जैसे ही रजनी की नजर अमोदिता पर पड़ती है, रजनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, लो, अमोदिता को याद कर रहे थे और वो आ गई, बड़ी लंबी उम्र है इसकी। रजनी आगे अमोदिता से पूछती है, ये बता अमोदिता, जिस काम के लिए गई थी वो काम करके आई है ना? अमोदिता अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ, काम पूरा हो गया है, युग जी को पुखली बहुत पसंद आया, वो तो खाते ही मेरे दीवाने हो गए। जानकी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, पसंद कैसे नहीं आएगा, तू इतने प्यार से जो युग के लिए बनाकर ले गई होगी। वंदना फिर बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे तैयार करो, मुझे तैयार होना है, वो रॉन्ग का मुझे घाट तक पहुंच गए हैं, वो आते ही होंगे। जानकी वंदना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, चुप हो जा वंदना, अरे अमोदिता बेटी, अब तू आ गई है तो जरा जल्दी से वंदना बेटी को दवाई दे दे, देखना पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही है ये। अमोदिता वंदना के कमरे की ओर जाते हुए कहती है, जी बुआ जी, अभी लेकर आई। अमोदिता वंदना के कमरे से दवाई लेकर आ जाती है और वंदना को खिलाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे के अंदर आकर अमोदिता अपने मोबाइल में युग की फोटो देखने लग जाती है जो अभी अभी वो खींच कर लाई थी। अमोदिता युग की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितने स्मार्ट लग रहे हैं युग जी, मेरे होने वाले पति। इतना कहकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता युग की फोटो को निहारी रही थी कि तभी वहां पर रजनी आ जाती है और अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, ये तू क्या कर रही है नालायक लड़की? अमोदिता बौखलाहट के साथ कहती है, कुछ कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। ये बता, युग की फोटो खींचकर लाई या नहीं? अमोदिता अपना मोबाइल रजनी को दिखाते हुए कहती है, हाँ लाई हूं ना माँ, बाहर ही तो बताया था ना कि काम हो गया, ये देखो। रजनी अमोदिता के हाथ से मोबाइल ले लेती है और युग की फोटो गौर से देखने लग जाती है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी गौर से क्या देख रहे हो फोटो में, इस फोटो से काम नहीं चलेगा क्या? रजनी कुछ जवाब नहीं देती, वो जूम करके युग की फोटो देख रही थी। रजनी फोटो को देखते हुए कहती है, ये फोटो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, हो जाएगा इस फोटो से काम, तू आज ही इसे फोटो स्टूडियो में जाकर निकलवा कर ले आ। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ, फोटो निकलवा कर लाना है? और नहीं तो क्या, वरना जादू टोना क्या इस मोबाइल के साथ करेगी? फोटो होनी चाहिए, ये देश डिजिटल हुआ है, जादू टोना नहीं। किताबों में वही लिखा है जो पहले लिखा गया था, समझी? विधि वही है, वैसे चाहे तो मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस बार, हमें कैसे भी करके युग को अपने वश में करना है, समझी? हाँ समझ गई माँ, पर ये बात आप पहले ही बता देती तो मैं रास्ते में आते हुए फोटो निकलवा कर ले आती। अरे नालायक लड़की, मुझे थोड़ी पता था कि तू इस बार युग की फोटो सच में खींच कर ले आएगी। मुझे तो इस बार भी तुझ पर संदेह हो रहा था कि तू फोटो खींच पाएगी या नहीं, पर लगता है तेरे अंदर भी सौदाइन वाले गुण आ रहे हैं, धीरे धीरे तेरा दिमाग भी अब चलने लग गया है। अरे माँ, चलेगा कैसे नहीं, आखिर मैं आपकी बेटी जो हूँ। चल अब ये बातें करना छोड़ और फोटो निकलवा कर ले आना, और आज रात 12 बजे तैयार रहना, समझी?
हाँ माँ, मैं समझ गई। मैं आज रात 12 बजे तैयार रहूंगी युग जी को अपने वश में करने के लिए। इस तरफ बंगलामुड़ा गांव में बिंदु अपनी दुकान पर गल्ले के पास खड़े होकर कस्टमर का पैसों का हिसाब कर रही थी। अब्दुल, जो 2-3 कस्टमर बैठे हुए थे, उन्हें खाना सर्व कर रहा था। बिंदु अब्दुल को ऑर्डर देते हुए कहती है, अरे अब्दुल, ये टेबल नंबर 3 पर 2 कप चाय और 5 पर 2 प्लेट समोसे लगा, चटनी डाल के। अब्दुल कप में चाय छानते हुए कहता है, हाँ बिंदु दीदी, अभी लगाता हूँ। बिंदु और अब्दुल काम ही कर रहे थे कि तभी वहां पर बिंदु की माँ पाउली आ जाती है। पाउली बंगाली में बिंदु से कहती है, बिंदिया, एक खाने की करच है ना। बिंदु अपनी माँ के सवाल का जवाब देती है, माँ, अमी एक खाने काजा कराची। पाउली बिंदु के पास जाते हुए कहती है, बिंदिया बेटा, ये काम अब बाद में करना, पहले घर पर चल जल्दी। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, घर पर चलूं? पर क्यों माँ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, पर घर में बहुत काम है, सब कुछ फैला हुआ है, ऊपर से सफाई भी करनी है, और वो हंसिया फावड़ा पता नहीं कहाँ रखा है, वो भी तो ढूंढना है पूजा के लिए। पर क्यों माँ? अरे भूल गई, वांगला त्योहार आने वाला है इस हफ्ते, तो उसकी पूजा की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। माँ, मुझे याद है वांगला त्योहार के बारे में, पर इस साल वांगला त्योहार गांव में मनाया जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि मोहित की मौत के बाद वो त्योहार गांव में मनाया जाएगा। पाउली बिंदु को समझाते हुए कहती है, बिंदिया बेटा, गांव में वो त्योहार मनाया जाएगा या नहीं, उसका फैसला सरपंच जी ले लेंगे, पर फसल की कटाई होने वाली है तो उसकी पूजा तो करनी पड़ेगी ना हमें, जिसके लिए घर की साफ सफाई करनी है। अब तू ज्यादा सवाल मत कर मुझसे और चुपचाप चल घर। पर माँ, मैं घर चल तो दूं, पर फिर दुकान कौन संभालेगा? पाउली अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे ये अब्दुल है ना, ये देख लेगा, और हमारा घर कौन सा दूर है, दुकान से सटकर ये पीछे ही तो है, अगर कुछ पूछना रहा तो आवाज लगा देगा। वैसे भी तेरे जाने के बाद इसे ही तो ये सब संभालना है, तो अभी से तैयारी करने दे। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ माँ? पाउली हंसते हुए कहती है, अपने घर और कहाँ, भूल मत, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। जैसे ही कोई रिश्ता पसंद आता है, तेरे भी हाथ पीले कर दूंगी मैं। बिंदु बेधड़क कहती है, माँ, आप ना उसकी टेंशन मत लो, मैं ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। मैं ऐसा दामाद ढूंढूंगी आपके लिए जो घर जमाई बनकर रहेगा, समझी आप? हाँ, ढूंढ लिया तूने और मिल गया, आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते, समझी? बिंदु अपने मन में कायर का ख्याल लाते हुए मन ही मन सोचती है, मिलते हैं माँ, ऐसे लड़के भी, बस कोई सच्चा प्यार करने वाला चाहिए जो आपके लिए कुछ भी कर सकता हो। जब बिंदु कुछ जवाब नहीं देती तो पाउली बिंदु को हिलाते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गई, तारी चल बो। हाँ चल बो माँ। बिंदु और पाउली उनकी दुकान के पीछे ही जहाँ पर उनका घर था वहां पर जाने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और उसके दोस्तों ने मिलकर ग्रेवयार्ड कोठी का कोना कोना छान मार रहे थे, पर उन्हें अनुराग द्वारा लिखी गई यक्षिणी वाली किताब का ड्राफ्ट कहीं नहीं मिल रहा था। कायर ड्राफ्ट ढूंढते ढूंढते थक गया था, इसलिए वो सोफे पर ही बैठ गया था। कछुआ तो इतना थक गया था कि उससे जरा सा भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो फर्श पर लेटा हुआ था। युग और अभिमन्यु अभी भी वो ड्राफ्ट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बने कमरों में ढूंढ रहे थे। युग कमरे के अंदर ड्राफ्ट ढूंढते हुए कहता है, मिला क्या अभिमन्यु ड्राफ्ट? अभिमन्यु भी वो ड्राफ्ट कमरे के अंदर बेड के नीचे ढूंढते हुए कहता है, यार नहीं मिला नहीं मिला, बस ये चूड़ियां मिली लाल वाली। अभिमन्यु ने बेड के नीचे से वो चूड़ियां निकालते हुए कहा। युग वो चूड़ियां देखते हुए कहता है, क्या कहा चूड़ियां, जरा दिखाना। जब युग वो चूड़ियां देखता है तो मायूस हो जाता है। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और पूछता है, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया इन चूड़ियों को देखकर? युग बात को टालते हुए कहता है, छोड़ न यार, कहाँ पर लगा है तू, जो काम कर रहे थे वो करते हैं ना, ड्राफ्ट ढूंढते हैं। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे बता ने क्या छुपा रहा है, दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए वरना पाप लगता है। युग अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अभिमन्यु अपनी जिद पर अड़े रहता है, नहीं, पहले तू बताएगा क्या हुआ, तभी वो ड्राफ्ट ढूंढूंगा। इसलिए बता क्या हुआ, तेरा मूड अचानक ऑफ क्यों हो गया इन चूड़ियों को देखकर? आखिर ऐसा क्या था इसमें? युग धीरे से कहता है, क्योंकि ये चूड़ियां मेरी माँ की हैं। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, तेरी मम्मी की? पर तुझे कैसे पता, तू तो कह रहा था तुझे उनका चेहरा भी याद नहीं, फिर ये चूड़ियां कैसे पहचान ली? चेहरा याद नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर यादें अभी भी कुछ कुछ याद है। और जिस कमरे के अंदर हम हैं ना, वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि पापा मम्मी का ही है। मम्मी और पापा इसी कमरे के अंदर रहा करते थे। अभिमन्यु धीरे से कहता है, अच्छा। युग एक लंबी आह भरकर कहता है, पहले माँ ने पापा को मुझसे अलग किया, फिर वो खुद पापा से अलग हो गई। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है,
क्या कहा? तेरी मम्मी तेरे पापा से अलग हो गई, पर क्यों? पता नहीं क्या कारण था। उस वक्त छोटा था ना, इसलिए किसी ने कुछ बताना भी ठीक नहीं समझा। मेरे पापा तो बहुत अच्छे थे, बस माँ ही बुरी थी। अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है। युग, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तेरी मम्मी इस दुनिया में है या नहीं? पता नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैं कभी पता करना चाहता हूँ। मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। अरे देखूंगा भी कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी हैं। कुछ चीजें ना हमारी जिंदगी में हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। अच्छा हुआ कि मैं अपनी माँ का चेहरा भूल गया। कभी इत्तेफाक से वो मेरे सामने भी आ गई तो नहीं वो मुझे पहचान पाएगी, नहीं मैं उन्हें। अभिमन्यु बात को पलटते हुए कहता है। अरे छोड़ ये सब और ड्राफ्ट ढूंढ जल्दी। जितनी जल्दी जल्दी वो ड्राफ्ट ढूंढेंगे उतनी जल्दी ही यक्षिणी के अभिशाप का पता चलेगा। युग और अभिमन्यु फिर से कमरे के अंदर वो ड्राफ्ट ढूंढने लग जाते हैं। इस तरफ बिंदु अपनी माँ पाउली के साथ अपने घर की सफाई कर रही थी। बिंदु स्टूल के ऊपर चढ़ी हुई थी और लंबी वाली झाड़ू लेकर दीवारों के कोने में लगे मकड़ी के जाले साफ कर रही थी। दीवार के बगल में ही एक रैक बनी हुई थी जिस पर कुछ किताबें और कागज फाइलों के अंदर रखे हुए थे। बिंदु जाले साफ करते हुए कहती है। माँ, ये इतने सारे जाले कैसे बन जाते हैं? अभी 2-3 महीने पहले ही तो सफाई करी थी। बेटा, ये मकड़ियां हैं, झट से जाल बना लेती हैं। इन्हें देर नहीं लगेगी। अभी तू साफ करेगी और देखना कल फिर जाले बना लेगी। बिंदु अपना पैर और हाथ ऊंचा करते हुए कहती है ताकि उसकी हाइट छत तक पहुंच जाए। हाँ माँ, सही कहा आपने, ये मकड़ियां तो ना। इतना कहकर बिंदु जाले साफ ही कर रही थी कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और झाड़ू रैक पर लगती है, जिस कारण रैक की सारी किताबें और कागज धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। पाउली अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है। अरे ये क्या कर दिया तूने? बिंदु अपने कान पकड़ते हुए कहती है। सॉरी माँ। सॉरी नहीं, अब जो तामझाम फैलाया जल्दी से उसे समेट। मेरी ही गलती है जो तुझे काम करने ले आई। तू काम कम करती है, बिगाड़ती ज्यादा है। माँ आप चिल्लाइए मत, जमा दे रही हूं मैं। इतना कहकर बिंदु वो किताबें उठाने लग जाती है। जब बिंदु वो किताबें उठाती है तो देखती है कि वो किताबें पॉकेट बुक्स थी, जो कि ज्यादातर थ्रिलर सस्पेंस वाली थी। कुछ वेद प्रकाश शर्मा की थी तो कुछ सत्यजीत रे की। बिंदु उन किताबों को देखते हुए पाउली से पूछती है। माँ, आपको किताबें पढ़ने का शौक है क्या? पाउली बिंदु के सवाल का जवाब देती है। नहीं बेटा, किताबें पढ़ने का शौक मुझे नहीं बल्कि तेरे पापा को था। ये उन्हीं का कलेक्शन है। ये पूरी रेक में उन्हीं का सामान रखा है। अच्छा, तो क्या मेरे पापा भी युग के पापा की तरह कहानियां लिखते थे? नहीं, बस तेरे पापा पढ़ते थे, उन्हें पढ़ने का शौक था। तेरे पापा बहुत अच्छे पाठक थे, समझी? युग के पापा के साथ काफी अच्छी पढ़ती थी, उनसे अक्सर मिलने आते रहते थे। बिंदु वो किताबें रैक पर जमाते हुए कहती है। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। बिंदु रैक पर किताबें जमाने लग जाती है। किताबों के साथ जो फाइल गिरी हुई थी उन्हें वो रैक पर जमा कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक फाइल के अंदर से जो कागज बाहर निकल रहे थे उन पर पड़ती है। जब बिंदु उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर के कागज सलीके से जमाने लग जाती है तो देखती है कि उसके अंदर A4 साइज के 4-5 मटमैले सफेद कागज थे जिन पर कुछ टाइप किया हुआ था। बिंदु मन ही मन सोचती है, अरे ये टाइप किए हुए कागज इस फाइल में कैसे? इतना कहकर बिंदु उस कागज पर जो टाइप किया हुआ था उसको पढ़ने लग जाती है। जब वो उसे पढ़ती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं। उस कागज की हेडिंग थी यक्षिणी, एक डायन। सदियों से है पुराना।